जय हिंद दोस्तों, लाइव गुड इंडिया में आपका स्वागत है। ये आपका कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ये देखना चाहेंगे आप लोग। पॉकेट जी के, आप समान जी के सीरीज का ये है बीपीएससी एएचडीओ और एएसओ 71 के लिए जो एग्जामिनेशन अभी नज़दीक आ चुका है। आपका 13 को एग्जामिनेशन होने वाली है। BRSSC सभी जगह हेल्प पड़ेगा। ये वन शॉर्ट वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार ट्राई कर रहे हैं। मैं भी उन लोगों के हेल्पफुल रहेगा जो ऑलरेडी एक बार बुक आप पढ़ चुके होंगे। लूसेंट या कोई भी बुक आपने जीके जीएस या हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपने एक बार देख लिया है, सरसरी निगाड़ी या कहीं क्लासेज लिया है, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको उन लोगों को कहना चाहूँगा आप इसको स्किप कर दीजिए, यानी मत देखिए। बेनिफिट उन्हीं लोगों को होगा जो एग्जामिनेशन से लास्ट मोमेंट में 1 घंटा 2 घंटा बचा हो, कुछ समय बचा हो और आप उसको देख करके सरसरी निगाहों से चले गए। इसमें हम विस्तार से नहीं बताएंगे, वही चीज़ें बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है और हाईलाइटेड है, जो के लोग भूल जाते हैं, लास्ट मोमेंट में भूल जाते हैं, जिससे आपका सीधे चलते टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो पर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। प्राचीन इतिहास के स्रोत के यहाँ पुरातात्विक है, साहित्यिक है, धार्मिक है, लौकिक है, मतलब एक तरह से लास्ट मोमेंट है। एपिग्राफी कहते हैं जिसको पुरातात्विक आपको अभिलेखों के आपके जितने भी ऐसे अध्ययन के लिए, इसके अध्ययन के लिए अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक जो है अभिलेख जो है एशिया में आपके जो 1400 ईसा पूर्व में बोगजई को कहा जाता है। पुरातात्विक विभाग का जनक तो अलेक्जेंडर कलिंगों को कहा जाता है। कई चीज़ें स्किप भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसी को हमसे बता रहे हैं अभी। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपको कहाँ पर मिलता है? भारतवर्ष हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम हेलिडोसस को बेसिन्स आपको विदिशा में गरुड़ आपको मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का अर्थ होता है सोगहार अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख तो मिलता है गोहार अभिलेख में। एरन जो है मध्य प्रदेश के बड़ा भगवान जो है हुरन तोमर का लेख अंकित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य इसी अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन भी बन चुका है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेख मिलता है तो एरन अभिलेख में। रेशम बुनकर सैनियों की सैनी आमतौर पर मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक के इतिहास का लिख दिया था। तो डॉक्टर अंधरकर हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल द्वारा शासक अभिलेख की विशेषता है। ये तिथि रहित अभिलेख है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख मिलता है। रुद्र दामन सुदर्शन झील के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख गौतमपुत्र सतकर्णी इन 7 वाहनों की उपलब्धि मिलता है। प्रयाग आपका समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है। इनकी दिग्विजय जानकारी। एहोल आपका पुलकिशिन द्वितीय मंसूर आपका है मालवा नरेश यशोवर्धन रेशम बुनकर के भी सैनी। ग्वालियर है आपका गो से गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में मिलता है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुनों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। वंश खेरा और मधुबन अभिलेख आपका हर्षवर्धन की उपलब्धियों का पुरस्कार। बालाकोट आपका एवं आपका कार्यालय अभिलेख आपका 7 वाहनों की उपलब्धि है। अध्याय और अभिलेख अयोध्या सुंगों की उपलब्धि मिलता है। अयोध्या अभिलेख किसमें मिलता है? सुंगों की उपलब्धि। भरहुत आपका अभिलेख सुंग नरे न शब्द खुदे होने से सुंगों द्वारा निर्मित है। एरन अभिलेख आपका भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। आपका चलिए नेक्स्ट प्राणी सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। इनके साहित्य को कारसारपण कहते हैं। सर्वप्रथम जो है सिक्कों का यवन में लेखन आपका मिलता है। कहाँ पर मिलता है? यवन शासकों को मिलता है। कनिष्क सिक्कों में उसका जो है कौन सा धर्म का मिलता है? तो अनुयायी बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। कनिष्क बौद्ध इंडो यूनानी और इंडो सिथियन शासकों के इतिहास का प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे और जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे। कहाँ किसके होते थे? चांदी के, जिसे आपका ये सिक्के जो है पंचमार सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के मेरू का पंडुचेरी के पास से मिलता है। उत्तर भारतीय मंदिरों में जो है नागरशैली मिलता है और दक्षिण में द्रविड़ मिलता है। 200 दक्षिण 200 द्रविड़ याद रखिएगा। जबकि
वे मंत्री जो नागरदरी दोनों से मतलब बेसर से लीज को कहते हैं, दोनों का उपयोग करके कुषाण काल काल में जो मूर्तियाँ निर्मित हो गई है, जन साधारण धार्मिक आस्था और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। बढ़ोत बोध गया सांची और अमरावती की मूर्ति में जन्म सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता की उत्कीर्णता आपको माता शिशु और राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वत समकालिक है, जिसे गुप्तकालीन कालांतर और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। साहित्य स्रोत कहाँ से क्या मिलता है, एकदम शॉर्ट में हम बता रहे हैं, शॉर्ट वीडियो ही रखिए, इसको विस्तार से बताते हैं। इसी बुक को पढ़ाने में आधा घंटा लगता है, लेकिन आपको देख सकते हैं कम समय में मैंने रिवाइज करा दिया। आपके पास बुक होगा तो उसको आप एक बार देखते चले जाइएगा, साथ ही साथ एक बार रिवाइज कीजिए, इसके साथ ही साथ रिवाइज करते चलिए। देखिए 5 मिनट मैंने कंप्लीट किया, तो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे तो लगभग देखेंगे दोनों मिला करके लगभग 400 450 500 पेज का संख्या है। तो अगर 5-5 मिनट भी देंगे तो बहुत समय हो जाएगा, धीरे तेज करेंगे। साहित्यिक स्रोत इसके अंतर्गत वेद और जो है संबंधित उससे संबंधित पुराणों और स्मृति में डालते हैं। सबसे जो है पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो आपका शाब्दिक वेदों का मतलब प्राचीन वेद का अर्थ होता है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसको श्रुति कहते हैं। वेद आपको जिसको कहते हैं वैदिक साहित्य में। वेदों का संकलन करते कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। कुल कितने वेद हैं, तो 4 है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जिसको ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋक और छंदों अर्थात छंदों में मुक्त यंत्र है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। ऋचाओं को पढ़ने वाले को, यह वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में देवता सूर्य यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण जो है आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कब मिला गया है। ब्राह्मण जो आपका मुख से, भुज आपका क्षत्रिय, अजांगों उससे आपका वैश्य और चरणों से आपका शूद्र मिलते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, यानी सबसे ज़्यादा किसके लिए मिलता है, तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 और ऋचाओं यानी मंत्रों की रचना की गई। वानरता 3 पगों के व्याख्यान ऋग्वेद के प्राचीनतम ऋग्वेद है। यजुर्वेद में होता है यह, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकल्प करता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताया गया है, यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को पुरोहित यानी पंडित को क्या कहते हैं, अर्धवर्यु कहते हैं, अर्धवर्यु कहलाता है। यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाला पुरोहित जो है अर्धवर्यु कहलाता है। ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में इसमें होता है। तो क्वेश्चन आता है गद और पद वाला दोनों है, तो आपका यजुर्वेद ये यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान होता है, ये कर्मकांड प्रधान है। इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद जिसका अर्थ होता है ज्ञान और संगीत या संगीत। इसके यज्ञों के अवसर पर जो है गाने वाले मंत्र या ऋचाओं का संकल्प होता है। मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। मंत्रों को जो गाने वाला होता है इसका संगीत का जनक कहा जाता है इस वेद को। सामवेद में 1875 ऋचाएं मंत्र है। कितना है, तो 1875 75, जिसमें 75 से अधिक शेष जो है ऋग्वेद से ली गई है। अवेद यानी गंधर्व वेद होता है। इसकी प्रमुख संख्याएँ होता है कौमित्यु, जैमिनी और सरानी, इसकी प्रमुख शाखाएँ। अर्थवेद, इस अर्थव नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, यानी अर्थव नाम के पंडित थे, उसी के नाम से ऋषि से, इन्हीं के नाम पर इसे अर्थवेद कहा गया है। और इसके दूसरे दृष्टा ऋषि अंग्रीष ऋषि थे, या अर्थ वांडिंग्स वेद भी कहा जाता है, वैशव वेद भी कहा जाता है इसे वैशव। इस वेद में सर्वप्रथम सरती प्रथा का उल्लेख किया गया। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल जो है 20 कांड, 731 सूक्त, 5,987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें समान मनुष्य विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू छोड़ने को मिलता है। इसमें चिकित्सा पद्धति और औषधियों का उल्लेख किया गया।
ये इसका उपवेद तथा शिल्पवेद तथा इस वेद में आर्य और नाट सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थ में परिलिखित के कुरुओं के राजा को मिलता है। इसमें सभा और समिति के प्रजापति के दो पुत्री कहा जाता है। तो किसमें कहा जाता है? अर्थवेद में। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद के प्रतिनिधित्व को शुक्ल कहा जाता है। ब्राह्मण साहित्य जो होता है इसकी रचना वैदिक संहिताओं के व्याख्यान के लिए किया जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ है, और ब्राह्मण जो होता है इसमें एत्रेन में शिव यानी कि जो है राज्य अभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। एत्रे में क्या चीज़ दिया जाता है? तो राज्याभिषेक और उसके नियम दिए गए। राजाओं के अभिषेक कैसे, जैसे आपका सुने होंगे आपने कि महाभारत जीतने के बाद अर्जुन राज्याभिषेक करते हैं। और शतपथ ब्राह्मण में जो है गंधार, शैल और कई पांचाल और कौशल विधेय राजाओं को उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद जो है इसका उपवेद पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। ब्रह्मवेद आपको ब्राह्मण वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद आयुर्वेद यत्र और कौशिकी ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद धनुर्वेद से, यजुर्वेद धनुर्वेद है। उपवेद सामवेद का गंधर्व वेद है। गंधर्व जिसे आपका गंधर्व विभाग के लोग आप सुने होंगे। अर्थवेद आपका शिल्प वेद है। तो शाम यानी कि ये पंड विषय ब्राह्मण जो इसे ब्राह्मण भी कहते हैं। शतपथ एवं तैत्रीय ब्राह्मण होता है। यजुर्वेद आपका जो है धनुर्वेद होता है, तो शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण होता है। आर्यंक साहित्य, इसकी रचना जंगलों यानी आर्यन में पढ़ाए जाने वाले कारण इन्हें आर्यंक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन मिलता है। आर्यंक कुल 7 होते हैं। ऐत्रेय संख्यान, तैत्रीय, मैत्रेयन से आपका मध्य में आपका तत्व आकार और छंद भी होता है। उपनिषद में कितने हो गए? तो 108 उपनिषद है। उपनिषद शाब्दिक अर्थ होता है उपशमी यानी निष्ठापूर्वक और सत्य बैठना, यानी दार्शनिक का रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के सम्मुख निष्ठापूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को इस वेदों का अंतिम भाग होता है। यह अंतिम वेदों का अंतिम भाग होता है। इसका संबंध जो है दर्शन शास्त्र से। किससे है? तो दर्शन शास्त्र से। इनसे उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गीय रचना होता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 माने जाते हैं। कुल प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? तो 12 है। 12 उपनिषद हैं। जैसे इस केन, खट्टक, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोक, आपका श्वेतांबर, काशिकोश, आपका कम। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों की भाष्य लिखा है। किसने लिखा है? सन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 12 है। आपका कठोर उपनिषद में यम और आपका नाचिकेत का संबंध मिलता है। इसमें यम और नाचिकेता यम और नचिकेता के बारे में मिलता है। यम और नचिकेता के बारे में मिलता है। नेक्स्ट अभी बारिश का सीजन है इसलिए घर पर बस नहीं रहिएगा। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का आपका पंचशील सिद्धांत और श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में पंचशील सिद्धांत और श्री कृष्ण का परिचित उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। जामलोपनिषद जो है चारों आश्रम अवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग दिखता है। तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग कहाँ पर मिलता है? तो ऐत्रेय उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि यानी पूर्ण जन्म का सिद्धांत और याग जो आपको मिलता है। यज्ञ आपका जो है यज्ञ आपको मिलता है। याग बल जिसको गार्गिक मान मिलता है इसमें। नेक्स्ट है वेदांग, वैदिक साहित्यों को समझने वाले हेतु रचना की गई थी। इसमें कितने वेदों की संख्या? वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। टोटल 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण यानी कि वो जिसको कहते हैं ग्रामर, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा जिसको कहते हैं वैदिक स्वरों के उच्चारण जो है शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण किया जाता है। शुद्ध उच्चारण। कल्प, ऐसे कल्प सूत्र जिसमें विधि और नियम का उल्लेख मिलता है। व्याकरण, इसमें नामों और धातुओं की रचना और सर्व का प्रत्यय, समास और संधि आदि के नियम बताए गए। निरुक्त, छंदों के आपका जो है निरुक्त मिलते हैं। छंदियों में निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति के शास्त्र यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक मंत्र प्राय आपका छंद आपका है। छंद शास्त्र आपका पिंड गलुमुनि यानी ग्रंथ यानी कि छंद सूत्र कहलाता है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष से आपका कुल जो है 44 श्लोक है। सबसे प्राचीन आपका आचार्य मगध जो है मुनि थे सबसे प्राचीन।
सूत्र वैदिक साहित्य के अनुच्छुनन बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया कल्प सूत्र कहलाते थे। विधि और नियमों का प्रतिपादन किसी के कल्प सूत्र में मिलता है। श्रुत रहता है यज्ञ संबंधी नियम है, तब गृह श्रुत आपका लौकिक और परलौकिक सूत्रों का विवेचन है। धर्म सूत्र आपका धार्मिक और आपका सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन है। प्रमुख सूत्र कारकों में गौतम, बौद्धियान और आप स्तंभ और वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म आपको सूत्र प्राचीन आपके यही सूत्र से है, सबसे प्राचीन है। पुराण का शाब्दिक होता है प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 पुराणों की आपका रचना जो है लोमहर्ष और उग्र शर्मा 5वीं से आपको 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में आपका पुराणों के अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताते हैं। कितने विषय? 5 के मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भगवंत, मत्स्य सबसे प्राचीन आपके वेद है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भगवत, ब्राह्मण जाने जाते हैं। नेक्स्ट मत्स्य आपका जो है शुंग और सातवाहन वंश है। विष्णु आपको मौर्य वंश से है। पुराणों से संबंधित वंश जो है आपको वायु आपको गुप्त वंश है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम जो है पार्जियर ने पुराणों को ऐतिहासिक महत्व पढ़ा। जो पार्जियर जो है पुराणों को ऐतिहासिक बना। अग्नि पुराण जो है सामाजिक और अग्नि पुराण तेजी से करेंगे क्योंकि बहुत सारा चीज करना है। मत्स्य आपका मोक्ष मत्स्य याद रखिएगा 100 इसमें है, इसलिए 100 से आपका सातवाहन और सुंग याद रखिएगा। विष्णु पुराण के लिए मौर्य वंश है। वायु आपका गुप्त वंश है। मनु स्मृति संबंधित मनु स्मृति जो है प्राचीनतम स्मृति है। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी? मनु स्मृति है। सुंग सातवाहन आपका वंश की जानकारी जो है आपका दार्शनिक निश्चय ने कहता है कि बाइबल को भी जला दो, मनुस्मृति को जला अपनाओ। ये जर्मन दार्शनिक बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। निश्चय कह रहा है कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपना। टीकाकार जो है भारूची मेधातिथि, गोविंद राज आपका कुलुक भट्टी, योगवाल आपका स्मृति जो था। टीकाकार आपका विष्णु नारद स्मृति इसमें होता है। दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है। कात्यायन जो होता है इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य आपका साहित्य जो है सबसे प्राचीन जो है बौद्ध ग्रंथ आपको जो है कौन सा है? त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक है यह पाली भाषा में, क्वेश्चन भी आता है किसमें? तब पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक में जिसमें विनय पिटक, सुत पिटक और अधीनम पिटक होता है। बुद्ध की ऋचाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन पिटकों को रचना जो है बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्वजन्मों को कथाओं को जातक कहा जाता है। बुद्ध के पूर्वजन्मों को क्या कहते हैं? जातक। निकायों में वो उन धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह है। हीनयान का ग्रंथ जो है आपका कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेखित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को कहा आगम। बुद्ध धर्म के कथाओं को जातक कहते हैं, आगम कहते हैं। आगम किसको कहते हैं? तो जैन साहित्यों को से संबंधित है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखे हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है 12 अंग है। कौन सा है? 12 आपका अंग है, जिसमें 12 अंग उपांग जो है 12 है, 10 प्रकीर्णन है, 6 आपका छेद आपका सूत्र है, मूल सूत्र है। इसमें आपका जैसे 4 है अनुसूत्र एवं नंदी सूत्र है। जैन धर्म को प्रारंभिक इतिहास जो है कल्प सूत्र में मिलता है। चलिए, बारिश बहुत जोर से आ रही है इसलिए आप लोग घर पर बैठ करके पढ़ाई कीजिए। आचारांग सूत्र में जैन बिछो के आचार जो है नियमों को मिलता है। आचारांग सूत्र में नाम से देख रहे हैं आचारांग में मिलता है। 23 कंप्लीट करते हैं। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों को मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों का मिलता है। तो भगवती सूत्र में जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत है। परिविष्ट आपको पढ़ने मिलता है। इसकी रचना जो है 12वीं शताब्दी में। जैन विष्णु में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है हेमचंद्र कृत जो है आपका परिविष्ट में मिलता है। प्रबंध में इसकी रचना 12वीं शताब्दी में होता है। लौकिक साहित्य और अन्य साहित्य जिसे आपका ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है जिसकी रचना कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने किया था। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र लिखा है। यह 15 अधिकरण और 118
180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्याण द्वारा राजतरंगिणी। क्वेश्चन पूछा जाता है राजतरंगिणी किसके बारे में लिखा जाता है? कश्मीर के बारे में लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? कल्याण के द्वारा। कौन से कश्मीर, कौन से कल्याण, और कहाँ पर मिलता है? तो राजतरंगिणी में। इसमें 8 और संगुण में होता है, इसमें बाकी चीज़ें छोड़ दी को इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका देखिए, हाँ ये क्वेश्चन आता है, इसमें तरंग कहा गया है जिसमें आपको कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। इसे संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास था। तो प्रथम प्रयास किसमें? ये संस्कृत में लिखा गया था। और प्रथम प्रयास ये ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें गार्गी संहिता में जिसमें भारत का होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष साहित्य ग्रंथ है ये, एक जो है इसी के बारे में बताया जाता है। और गार्गी संहिता अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। व्याकरण की प्रथम पुस्तक जिसके किसने लिखा है? अष्टाध्यायी। तो आपको पाणिनि। अर्थशास्त्र आपका चाणक्य ने लिखा है। अष्टाध्यायी और से अर्थ भी दोनों सेम ही है, तो कभी और कन्फ्यूजन होता है। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण का है और ये पाणिनि के द्वारा। इसमें जो है पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया। लिपि का प्रयोग सबसे पहले अष्टाध्यायी मिलता है, पाणिनि द्वारा लिखा गया है। इसे मौर्य से पूर्व का इतिहास और मौर्यकालीन के राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब के लोगों में अरबी में सिंध का इतिहास लिखा जिसका आपका अनुवाद होता है, फारसी में अनुवाद होता है क्या? चचनामा होता है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरबों लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा जिसका फारसी अनुवाद होता है चचनामा। क्या होता है? फारसी चचनामा। विदेशी यात्राओं को विवरण। विदेशी यात्रियों ने मिलने वाली जानकारी होता है। भारत में आने वाले विदेशी यात्राओं में से मिलने वाली जानकारी जिसे आपका आता है सिकंदर के समकालीन राजा का सेंड्रोकोटस का मिलता है जो यूनानी लेखक का स्ट्रेबो जस्टिस में होता है। नेक्स्ट है एंडोकोटस, आपका सेंड्रोकोटस से नाम लिखता है, इसमें मिलता है। हेरिन और प्लूटोन ने उसे एंडोकोटस और सेंडोकोटस में लिखा था। फ्लेंकर ने सेंडोकोटस लिखा, नाम लिखा। टेसिस से आपका ईरान का राजवेद था। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहलाता। हिस्टोरी का नाम इसका बुक था। निरियाकश और आर्नेसीटस ये सभी लेख जो है सिकंदर के समकालीन थे। टॉलमी 2री शताब्दी में आपको भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी की ज्योग्राफी और आपका फेरिप्लस ऑफ द एरिथीन्स नामक पुस्तक लिखी है। भारतीय बंदरगाहों व्यापारियों वस्तुओं का वर्णन मिलता है। डायन्यूसियस से आपका मिस्र नरेश आपका लेमी फिलांजीनस के राजदूत के अशोक के दरबार में आया था। तो डायन्यूसियस किसके संबंधित है? तो अशोक के दरबार में आया था। डायमेकस आपका सीरियस राजा आपका एंटियोकस प्रथम के राजदूत बिंदुसार के दरबार में। तो बिंदुसार में कौन आया था? यह अशोक का पिता था बिंदुसार। तो डायमेकस में चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक था। मेगास्थनी जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत में आपको 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है। तो मेगास्थनी सबसे पहले इसकी पुस्तक जो है मिंडिका है, मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में मिलता है। प्लिनी इसका जो है नेचुरल हिस्टोरी का यानी ईसाई के प्रथम शताब्दी में ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। इसमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार और वनस्पति का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आता है भारत और इटली भारत और इटली के मध्य जो व्यापार करने वाला भी मोदी और एक और एलेना करके कोई है, उसकी पीएम जो है महिला पीएम, उसका कई मीम्स बना है। तो इससे भी आपको रिलेट कर सकते हैं। भारत और इटली के व्यापार का और उस वनस्पति का वर्णन किस में मिलता है? प्लिनी मिलता है। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का में मिलता है और लैटिन भाषा में लिखी गई ये चीज़ें। चीनी यात्री जो है का विवरण मिलता है। भारत में आने वाले अधिकांश जो है चीनी यात्री जो है बौद्ध मताये हुए थे, यानी बौद्ध सीखने के लिए, बौद्ध का ज्ञान सीखने के लिए आए थे। इसमें प्रमुख है फाया। ये आपका नर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। विक्रमादित्य जिसको कहते हैं 375 से 415 ईसा पूर्व के आसपास में इसका रहता है जीवन काल 50 साल दरबार में भारत रहा है। 399 से 414 ईस्वी तक ये लगभग 15 साल तक भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करता है। इसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण मिलता है। फायन सबसे पहले कहाँ आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है। उसके बाद हैंगसांग आता है। हैंगसांग जो है हर्ष का था, हैंगसांग हर्ष ये क्वेश्चन आता है। हैंगसांग किसके शासन में आता है? तो हर्ष का शासनकाल में आता है। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा है और 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका जो है विवरण सीयूकी में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? हैंगसांग सीयूकी नामक प्रसिद्ध पुस्तक में मिलता है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है जो हर्षकालीन जो है भारतीय स्थिति का आपको जानने का संपूर्ण स्रोत है। हीली है इसके जो है द्वारा लिखित हैंगसांग के
जिमनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण मिलता है। मांग त्वांगलिंग हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण मिलता है। इत सिंह 7वीं शताब्दी, ये याद रखिए, इत सिंह यहाँ तो है इत, तो यहाँ तो 7वीं याद रखिएगा। के अंत में क्वेश्चन आता है कि 7वीं शताब्दी से संबंधित कौन सा है चीनी यात्री, तो इत सिंह है। भारत आने वाली चीनी यात्री नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत की स्थिति का वर्णन मिलता है। सिंह यून 518 ईस्वी में भारत आता है। 18 ईस्वी में अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म के प्राप्ति करता है। अरबी लेखक कौन कौन है, तो अल-बरूनी हो गया, सुलेमान हो गया, अल-मसूदी हो गया, इब्न बतूता हो गया, ये अरबी लेखक है। तो अरबी लेखक ने लिखा था तहकीक हिंद, 11वीं शताब्दी के आसपास में था। महमूद गजनवी के साथ भारत आता है लूटने के लिए, और अल-बरूनी जो है कि अपनी पुस्तक जो है तहकीक हिंद यानी किताबुल हिंद, या अर्थात भारत की खोज इसको कहते हैं, इसमें हिंदी रूपांतरित है भारत की खोज, तहकीक हिंदी में राजपूताना समाज, धर्म, रीति रिवाज और सुंदर प्रकाश डाला है। अल-बरूनी महमूद द्वारा यानी महमूद गजनवी द्वारा बंदी बना गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के उसे राज्य ज्योतिष बना दिया गया था। ज़्यादा ज्ञान होने के कारण इसको दिया ज्योतिष बना दिया था। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों, क्योंकि उसमें किसका शासक चल रहा था, प्रतिहार का और पाल का शासकों को लिखा था। नेक्स्ट है अलमसूदी, 10वीं शताब्दी में आपका बगदादी यात्रा में अलमसूदी भारत आए। यह राष्ट्रकूट और प्रतिहार, उसमें किसका शासन था, तो अलमसूदी के 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों का वर्णन मिलता है। इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा जाता है। इब्न बतूता क्वेश्चन भी आता है जिसे रिहल्ला कहा गया है। इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखता है और रिहल्ला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 यानी कि 1333 में दिल्ली पहुंचने पर उसने इससे प्रभावित होकर के मोहम्मद जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको कहते हैं, मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। इन बतूतों को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब किया था, तो 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी कब स्टार्ट होता है, 1301 से लेकर के 1399 तक। ये एक बार 1333 में किया था इसने दिल्ली में आपको प्रभावित होकर के। इसने कौन सा बुक को लिखा था, रहिल्ला, कौन से भाषा में लिखा था, अरबी। ये क्वेश्चन आता है बस। अन्य लेखक जैसे तारानाथ, ये तिब्बती लेखक था आपका। यंगुड़ और तंगुड़ नाम से पता चल रहा है। तारानाथ नामक लेखक जिसने भारतीय इतिहास का जानकारी मिलता है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में आपको पांड्य देश की यात्रा पढ़ाया था। इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के मिलता है। नेक्स्ट प्राचीन भारत, अतीत की घटना काल को जानने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। प्राचीन इतिहास के विविध सामग्री को सार्वजनिक और समझने योग्य बनाने के इतिहास को कहते हैं 3 भागों में, जिसे प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक कहते हैं। तेजी से करवा रहे हैं तो आप लोग मेरा स्पीड ज़्यादा देख रहे होंगे, तो जो लोग स्पीड्स की प्रॉब्लम होती है तो 0.75 की स्पीड से देखें। जो लोग ऑलरेडी इस बुक को पढ़ चुके हैं या मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट। चलिए आप देख सकते हैं, ये आपको सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आप प्लेलिस्ट बना दिया गया है, घटना चक्र हो गया या फिर जितने भी बुक हैं सारी चीज़ें यहाँ किया गया है। लूटसेंट हो गया, SCRT NCRT बुक कंप्लीट किया गया। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि PDF नोट जो भी आपकी चीज़ें अपडेट हो, पढ़ाई से रिलेटेड आपको वहाँ प्राप्त हो सके। चलिए सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए हम मेन इंपॉर्टेंट बातों पर चलते हैं। आपको ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक इस काल में जो है इतिहास से पूर्णतः जो है पुरातात्विक साधनों पर निर्भर होता है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। प्रागैतिहासिक इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है, इसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। आधे से लिखित मिलता है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसमें काल होता है 2500 से 600। ऐतिहासिक जिसमें लिखित भी होता है, पढ़ भी पाते हैं, ये 600 से के बाद का है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल होता है पाक इतिहास। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं, और ये भारत में प्राचीनकालीन सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था, 1863 में हुआ था। ये जब पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के जो है विद्वान रॉबर्ट जो है ब्रूसफुट ने किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवड़ यानी मद्रास में से पूर्वकालीन उपकरण पत्थर की
हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा है, तो आपके इसी के द्वारा है। किसके द्वारा, जॉर्ज ब्रूसफुट के द्वारा भारत में इतिहास और पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधित सर्वेक्षण किया था, जिसे भारत में जो है इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। तो किसको माना जाता है, या पिता भी कर सकते हैं। भारत में जो इतिहास पूर्व अध्ययन का पिता किसको करते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। कब करता है, 1863 में। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास जो है अति नूतन काल है, पायोनियर एज कहते हैं जिसको। अब तक की जानकारी के अनुसार जो है 400 करोड़ वर्ष पुराने पृथ्वी की 4 अवस्था में से चौथी और अंतिम अवस्था दो भागे अति न्यूतन और अधुनितन होलोसीन जिसको कहते हैं। अधुनितन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10 लाख हजार वर्ष से पूर्व आरंभ के मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूरा पाषाण काल आपका 5,000 से 50,000 ईसा पूर्व के आखेट या खाद्य संग्रहालय के रूप में जाता है, संग्राहक में। मध्य पाषाण 10,000 से 7,000 आखेट आपका या पशुपालक में। नव पाषाण या उत्तर पाषाण आपका 9,000 ईसा पूर्व से यानी 20 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व भारत के तक मिलता है। पूरा पाषाण जो है 5 लाख से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक मिलता है। पूरा पाषाण सभ्यता का जो है विकास जो है प्लास्टोसीन या हिमयुग भी कहते हैं। प्लास्टोसीन और हिमयुग को कहते हैं, तो पूरा पाषाण युग को कहते हैं। इसका काल कब पूछा जाता है, 5 लाख से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण युग में जीविका का मुख्य आधार जो था आखेट यानी शिकार करना। नेक्स्ट है कुल्हाड़ी जो है, इसका प्रमाण जो था कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, विदारनी, कीवड़ और कंडाश या कंकट आपका जो मिलता है। वे शिकार के लिए जानवरों को मांस और मछलियों को मूल व्यतीत करते थे। उच्च पाषाण युग में ज्ञानव मानव जो है होमोसेपियन प्रवेश। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं मध्य पाषाण काल जो है आग का जो आविष्कार जो है खोज कहाँ पूरा का पाषाण मिलता है, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीज़ खोजे गए हैं। तो आपका ये शिकार करते थे, आखेट करते थे, कुल्हाड़ी मिलता है। और दूसरा आपका हिमयुग इसको कहते हैं, प्लास्टोसीन हिमयुग से जानते हैं। और ये कब से काल तक है, 5 लाख से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व तक काल होता है। और ये आग की खोज कर लिए थे, बट इसका जो पास जो है सच। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पूरा पाषाण काल में आग की जो है यानी आग का आविष्कार कर लिए थे, लेकिन उसका उपयोग यूज करने नहीं आता है। जैसे अभी कई लोग जानते होंगे 6G 7G 8G आ जाए, लेकिन यूज करने नहीं आता है। टेक्नोलॉजी कई चीज़ें आ जाता है, कई लोग iPhone खरीद लेते हैं बट यूज करने नहीं आता। उसी तरह से उस समय था। उच्च जो है पूरा पाषाण में ज्ञानी मानव जो है होमोसेपियन का प्रवेश हुआ इसमें। होमोसेपियन हम लोग क्या है, होमोसेपियन। मध्य पाषाण काल जो है मानव शिकार करके मछली पकड़ करके और जंगली एक कंदूक मूल आपका जो है संग्रह करके उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण जो है बहुत छोटे से हो गए थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहते थे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे उपकरण यूज करते थे। बहुत उपकरण यानी कि जो है जिसे कहा जाता है, इसलिए इसको माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं मध्य पाषाण में। एक तो मध्यकालीन, मोश माइक्रो याद रखिएगा क्योंकि छोटे हो गए थे। मध्य प्रदेश में जो है आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर के पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले थे। सबसे पहले आदमगढ़ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। पुराने साल ये मध्यकालीन से संबंधित है। संभवतः पहला जो है मानव अस्थि पंजर जो है मध्य पाषाण से मिला है, जो उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और दहास नामक स्थान से। तेजिस करा रहे हैं तो आप अपने स्पेलिंग जो भी अपना प्रोनाउंसिएशन है अपना देखते जाइएगा। नवपाषाण काल अन्न उत्पादक युग, मानव में अस्थायी निवास के लिए प्रवृत्ति नवपाषाण काल से मिलता है। तो मानव सबसे पहले अस्थायी रूप से निवास यानी कि घर बनाकर रहना शुरू किया, तो ये नवपाषाण काल से मिलता है। उसने सबसे पहले जो है कुत्ते को पालना, सबसे पहले वो कौन सा वस्तु बना था, पालतू कुत्ता। नवपाषाण जो है आपका प्राचीनतम बस्ती जो है पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में प्राप्त होता है। मेहरगढ़ कहाँ पर है, नवपाषाण काल से मिलता है। ये बलूचिस्तान में मिलता है। अभी बलूचिस्तानी लोग पाकिस्तानी से डिवाइड करने की भी मांग करते हैं, वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम शास्त्र, सबसे प्राचीनतम शास्त्र कहाँ पर मिलता है, तो मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो बलूचिस्तान में। कहाँ अभी वर्तमान में, पाकिस्तान में। यहाँ के लोग जो है गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। गेहूँ, जौ, रो कहाँ पर मिलता है, तो मेहरगढ़ से। इलाहाबाद का जो है पास कोल्डिया
कोल्डी हवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। चावल उगाने का प्रवाह तो कहाँ पर कोल्डी, यही ऑप्शन मिलता है। नवपाषाण के लोग जो है सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। मिट्टी और आपका सरखंडे के बने गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। ये कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। ये बैल गाय बकरी पालते थे। इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरणों हथियारों के प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलों का भी प्रयोग करते थे। बुरजहोम और गुप्तवाहा कश्मीरी बुरजहोम कहाँ पर कश्मीर पता है। कश्मीर प्रांत से अनेक प्रकार के मृत भांडों या बड़ी मात्रा में हड्डियों के से निर्मित उपकरण औजार भी प्राप्त होते हैं। यहाँ कब्रों में कुत्ता को मालिक के साथ दफनाया गया था। यहाँ पर तो बुरजहोम में सर्वप्रथम जो है आग का प्रचलन जो है नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग भी इसी में होता है। ताम्रपाषाण जिसको कहते हैं कैलकोथिक एज, ताम्र पाषाण युग को चालकोथिक युग भी कहते हैं। चालकोथिक कह सकते हैं या कालकोथिक या में ताम्र पाषाण युग लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। देश के ऐसे भागों में पहले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया। इसके द्वारा बनाया गया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कौन सा था? तो तामा का उपयोग किया और कुल्हाड़ी पहला बनाया। तो भारत में इस अवस्था में संबंध जो है स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। राजस्थान में आहार और गिलुवंड में उत्खनन जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। ईमान गांव और ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद थे और खाई से घिरे हुए थे। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता, इससे क्वेश्चन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि इसका पहला जो है यही मिलता है पहला बच्चे के नाम से। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक है, यानी आधी इसको आधा लिखा है, कुछ पढ़ पाते हैं कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। लिखा हुआ है बट उसको कुछ लोग पढ़ पाते हैं, यानी आधा पढ़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता किस खास युग के नाम से जानते हैं? सारनाथ अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेहुला किस में कहा जाता है? तो सारगोन में सारनाथ में। मेहुला नाविकों का देश होता है। मेहुला हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इस काल जो है रेडियो कार्बन 14 नवीन विश्लेषण के अनुसार जो है आपका इसका काल जो बताया जाता है 1350 से 1750 लगभग 1350 से 1750 लगभग देख सकते हैं। तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 जो है आपका की पद्धति अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री कौन है? वी.एफ. लिवी द्वारा 1946 द्वारा किया गया था। तो कार्बन 14 किसके द्वारा यूज करता है? वी.एफ. लिवी के द्वारा किया जाता है। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है, यानी कार्बन 14 की मात्रा जितने कम उतना। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इसका काल बताता है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, 3200 से 3250 से लेकर 2750 बताता है सारगोन अभिलेख के अनुसार जो मध्य एशिया में है, और 2350 लेकर आपका 1700 बताया जाता है ओल्ड एनसीईआरटी। तो आप तीनों बता दीजिए, जो भी ऑप्शन में रहेगा आप लगा दीजिएगा। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया गया था। तो दयाराम साहनी को माना जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी। ये चलिए नेक्स्ट है 1924 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने की घोषणा की। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है क्षेत्रफल में लगभग आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यह आपका त्रिभुजाकार था। इस तरह से देख सकते हैं कौन सा आकार है, तो पूछा भी जाता है त्रिभुजाकार। उत्तर में आपका जो है मांडा जम्मू कश्मीर शिनाब नदी पर पाया जाता है। पूर्व में आपका जो है आलमगीर यूपी में हिंडल नदी पर पाया जाता है। आपका नेक्स्ट में आपका दक्षिण में जिसको साउथ कहते हैं दहमताबाद, 200 दक्षिण 200 दहमताबाद याद रखिएगा, मध्य प्रदेश आपका, और महाराष्ट्र दक्षिण आपका कॉन्सेप्ट प्रवरा नदी में, और आपका वेस्टर्न में यानी कि पश्चिम में बलूचिस्तान जो कि अभी आपका आता है पाकिस्तान के भाग, ये ईस्टर्न साइड है, और ये नॉर्थ उत्तर में। तो मांडा और सुतकोन आपका दौर बलूचिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट 23 करते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है सभ्यता यह 400 से 500 तक विद्वान रही थी। 400 देख सकते हैं, 1750 से 1750 लगभग 400 से 500 तक विद्वान थे। 2200 से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक ये परिपक्व अवस्था में थे, यानी सबसे ज़्यादा विस्तार था। इस अवस्था में परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर इसमें नगर
जो थे मोहनजोदड़ो थे, हड़प्पा था आपका गनवाड़ी वाला था, धौलावीरा था, राखीगढ़ी था और कालीबंगा था। तो 6 बड़े शहर नगर कर सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आपका आपका गनवाड़ी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीगंगा। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। 350, इसके अधिकांश स्थल जो है गुजरात, लगभग 200 से ज़्यादा मिलता है, 200 लगभग आपको गुजरात में मिलता है। सिंधु सभ्यता पाकिस्तान में तो जाकर खोज नहीं कर सकते हैं, तो भारत में ही मिलेगा। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, पहला बच्चा ये मिला था, यानी पहला बच्चा जब होता है उसी के नाम से, जैसे आप पप्पू के पापा, टिप्पू के पापा, डब्बू के पापा, पहले अगर बच्चा डब्बू हो गए तो डब्बू के पापा, इसलिए हड़प्पा पहला बच्चा हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानता है। नेक्स्ट है हड़प्पा जो है के टीलों को सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता को 2 टीलों में प्राप्त हुए थे। पूर्वी टीला को जो है आवासीय और टीला, और पश्चिमी टीला को आपका दुर्गीकृत टीला जो ऊंचे टीले पर स्थित है। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है। इस कला में देवता की मूर्तियों को प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर को बनना आराम नहीं हुए थे। यहाँ जो है यहाँ पर जो है 6 की 2 पंक्तियों कुल जो है 12 अनागार मिले, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 2745 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ में निकला हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है, ये एक आयताकार मुहर थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो। कौन है मोहनजोदड़ो? इसका जो सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी मिलता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। उद्यान करता है कौन है इसका? तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने, नाम से पता चल रहा है राखाल दास बनर्जी बंगाली है। मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला। सिंधु के बाग या आपका नकली स्थान से जानते हैं, यहाँ वृषभ युक्त मृदा प्राप्त होती है। स्नागार में सर्वप्रथम जो है गिड़ी या पुष्पक इजिप्शियन का प्रयोग मिलता है। मोहनजोदड़ो की सबसे आपके महत्वपूर्ण खोज किसने किया था? खोज है आपका विशाल स्नानागार, यानी बहुत बड़ा आपका स्नान, उसमें जाकर के जिसे कहते हैं अभी तालाब में या फिर पौंड में जो लोग पूल में जाकर नहाते हैं, तो उससे बड़ा विशाल स्नान कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो, नाम से पता चल रहा है मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। यहाँ पर जाकर के मर जाइए, फिर ढाल लीजिए, जो करना करिए। इसके जो देख सकते हैं आंकड़ा जो है, यानी कि लंबाई चौड़ाई, लंबा है 11.88, यानी 11 से मल्टीप्लीकेशन 7.01 आपका चौड़ा है, और 2.43 आपका गहरा है मीटर में सारे। ये विशाल स्नानागार जो है धर्मानुष्ठान आपका संबंधित स्नान के लिए करते थे, यानी धर्म के लिए, जैसे आपके छठ पूजा मनाते हैं कई लोग हैं, तो उसमें धर्म के लिए। मार्शल ने इसे तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण करता है, जॉन मार्शल ने बताते हैं। इसके उत्तर पर और दक्षिण में सीढ़ी बनी हुई है। इसके उत्तर दिशा में कपड़े आपको बदलने के 6 कक्ष बने हुए हैं, यानी कपड़े वहाँ पर। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांच से धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कांच धातु की। ये वह नग्न अवस्था में था, इसके हाथ में 2 चूड़ियाँ पहन रखी है। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। क्या चीज़ का? तो लिपि का। इसकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। क्वेश्चन भी आता किस तरह? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। और ये दाएं से बाएं, कई बार क्वेश्चन आ सके किस तरह से लिखते थे? राइट से। हम लोग क्या लिखते थे? लेफ्ट से राइट, ये उल्टा लिखते थे। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें जो है 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए आदरी ऐतिहासिक कहते हैं। सिंधु सभ्यता जो है विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो ये कौन सा है? तो नगरीय, शहरी, ये क्वेश्चन आता है, तो नगरीय है। इसमें शहर जो है आपका ग्रिड प्रणाली के होते थे, बसे हुए थे। शहर एक दूसरे से आपको समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर, जिसको कहते हैं। जैसे आपका ये शहर है, सड़क आ गया, इस तरह से यहाँ पर कटती है, 90 डिग्री यहाँ बनता था, समकोण पर करते थे। सिंधु सभ्यता के घरों में दरवाजे मुख्य द्वार न खोल करके जो है मुख्य द्वार पर न खोल कर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल उत्तर नगर के लोग जो है दरवाजे मुख्य द्वार के यानी कि सड़क पर खोलते थे। सरापा मोहनजोदड़ो अन्य जो है प्रमुख नगर पक्के ईंटों से पूर्णतः बंधे होते हैं, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने होते थे। ईंटों का आकार जो था 4:4, 2 और 1 का होता था, यानी लंबाई चौड़ाई अनुपात देख सकते हैं। इतिहासकार पिगमट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सिंधु सभ्यता के जुड़वा राजधानी बताया। किसको? तो मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पहला दूसरा बच्चा जिसको कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी संख्या में मातृदेवी जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, इस तरह से नाम दिया जाता है, यानी मातृसत्तात्मक। जैसे अभी पितृ प्रधान है, यानी पिताओं का नाम होता है, उसी तरह से उसमें क्या होता था?
तो मातृसत्तात्मक नाम दिया जाता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मातृसत्ता में मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिले है जिसको आद्य शिवा यानी 3 मुख वाले देवता मिलता है का चित्र मिलता है, जिसे आपका जॉन मार्शल ने इन्हें पशुनाथ ने कहा था। तो यानी मोहनजोदड़ो में कौन सा देवता को मिलता है, कौन से देवता, पशुनाथ यानी शिव भगवान का ही पशु का नाथ जिसको कहते हैं पशुपति नाथ। लोथल नगर जो है लुत्कनकर्ता कौन है, लोथल का ये जो पड़ता है गुजरात में, SR राव, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। राव जी ने किया था लोथल को। ये व्यापारी नगर था जो कि यानी ऐसे व्यापारी अभी भी व्यापारी नगर के रूप में जाना जाता है गुजरात को। 1957 में खोजा गया था, 1957 आज़ादी के बाद। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड जिसको कहते हैं गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड जिसको पानी वाला जहाज, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित आपको लोथल जो है नगर आपको पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह। चावल के भूसी के साथ जो है रंगपुर कापुर चावल के भूसी जो मिलता है रंगपुर और लोथल से मिला है। चनहुद्रो का उत्खनन 1935 में मैके ने किया। किसने, मैके ने चनहुद्रो के। इसकी सर्वप्रथम खोज जो है 1931 में MG मजूमदार, यही होता है मजूमदार ज़्यादा आता है। चनहुद्रो नाम से पता चला चनहुद्रो को खोजने में एक आपका मजदूर ही होगा तो मजूमदार। एक औद्योगिक नगरी, यहाँ से आपका मन के सीप और अस्थि मुद्रा का बनाने का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट चलते हैं, यह क्लियरली दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से आपका बने हुए कुत्ते या कुछ बने हुए जो है कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्ह और नारी सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक और चनहुद्रो मिलता है, लिपस्टिक मिलता है, अलंकृत हाथी मिलता है। यहाँ से आपका जूकर और जाकर संस्कृति अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता से खोपड़ी में छेद आपका और अन्य लोगों के शल्य चिकित्सा यानी शल्य चिकित्सा चनहुद्रो से मिलता है। कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा कहाँ पर है, तो यह राजस्थान का है, राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का देख सकते हैं। 6 छेद वाला जो है खोपड़ी मिलता है, यानी कि वो शल्य चिकित्सा पर प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर करते करते लोग मर गए होंगे। यहाँ से प्राप्त अन्य शल्य जो है शल्य जिसे आपको शल्य चिकित्सा से साक्ष्य मिलते हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ऊँट की अस्थियों का साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। वर्ष में 200 फसल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, यहाँ से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में सबों को अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां यानी कि पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। तो कौन सा है, तो पूर्ण समाधिकरण, कई लोग पूर्ण समाधि ले लेते हैं, और आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के रूप में जाना जाता है। जो मर जाते हैं उसको दाह संस्कार करते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। कहाँ पर, तो धौलावीरा तो गुजरात के कच्छ में अभी वर्तमान भचाऊ जिला में स्थित है। ऐसे यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। यह स्थल है अपने अद्भुत नगर और दुर्ग, प्राचीन और विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर है। धौलावीरा ये हड़प्पा कालीन नगर को 2019 और 20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने से लिया गया। यहाँ से स्टेडियम इनके साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से स्टेडियम के, और यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए हैं। यह एक पॉलिसीदार युक्त सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड भी मिलता है, जिसको कहते हैं पॉलिसी युक्त सूचना पट। सुरकोटदा यानी सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा में हमें घोड़े की अस्थि मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। सुरकोटदा में सिंधु सभ्यता के घोड़े का। रंगपुर जो है स्थित जो है गुजरात के काठियावाड़ जिले में। कहाँ पर है, तो रंगपुर आपका रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में। यहाँ चावल मिलता है, चावल के साथ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता लोग जो है यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों की बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज समुदाय 4 वर्णों में थे, आपको पुरोहित वर्ग, आपको व्यापारी और किसान और श्रमिक वर्ग। जो आपको ये सब आपके कर्मों के आधार पर होता था। सिंधु सभ्यता में जो है शांति प्रिय लोग रहते थे, ये क्योंकि यहाँ जो अत्यंत कम मात्रा में हथियार ही मिले हैं, यानी तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस यानी कि तांबा जिसको कहते हैं, तांबा और टीन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने और चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष और महिला जवाहरत पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियाँ की लड़ाई कराना या शतरंज खेलना, शिकार करना या मछली पकड़ना आदि प्रिय खेलना मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा
योनि और पूजा, मातृ देवी की उपासना में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान में योग में भी का भी ज्ञान था। यहाँ से ज़्यादातर मुहरें सैल खड़ी के बनी और याताकार यानी रेक्टेंगुलर आकृति की बनी होती थी। मोहरों पर एक सिंगी सबसे ज़्यादा वाले मोहरें मिलती है बाली में करती। पशुओं में कुंवर वाला साठ जो है ज़्यादा पूजनीय कौन था? पशु वाला को सुबर का। नेक्स्ट है मिट्टी की मूर्ति और आग में पका करके बनी हुई जाती थी, जिसे टेराकोटा पद्धति कहते थे। सिंधु सभ्यता आधारित जो है व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चूना, मटर, रागी जो है प्रमुख फसलें थी। सिंधु सभ्यता के लोथल से चावल और रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। लोथल से चावल की भूसी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सिंधु जो है बासिन सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन से नहीं होता है, ये व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। उसमें यानी पैसे नहीं चलते थे, वस्तु विनिमय, तुम चावल दे दो तो हम गेहूँ दे देंगे, इस तरह से चलता था। और व्यापारी विदेशी व्यापार कहाँ होता था? चीन, अफगान और ईरान में करते थे व्यापार। तामा खेतरी बलूचिस्तान ओमान में, गोमंद आपका सौराष्ट्र सौराष्ट्र, चांदी अफगानिस्तान ईरान में, सोना आपका कर्नाटक अफगान और ईरान में, सीसा आपका ईरान अफगानिस्तान में। निश्चय सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बताते हैं आपका गॉल्बर्ट, चाइल्ड्स और मार्टिन व्हीलर। कभी न कभी किसी का पतन होता है, मृत्यु जन्म है तो मृत्यु निश्चय है। इसी तरह से सिंधु सभ्यता के पतन का कारण है गॉल्बर्ट, मार्टिन और आपका व्हीलर का आर्यों का आक्रमण के कारण हुआ है। आपका गार्डन, चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण होता है। ऐसा राव और सर जॉन मार्शल और मैके के द्वारा कहते हैं कि बाढ़ के कारण हो गया था सिंधु सभ्यता का पतन, यानी खत्म हो गया था। जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ था। अमलानंद घोष जो है तो आपको वायु परिवर्तन के कारण, जिसे अभी भी जलवायु परिवर्तन आप लगातार देखते होंगे, कई जगह बाढ़ होता है, कई जगह सूखा आता है। तो ये कैनेडी कहते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण। और माधव स्वरूप पत्स कहते हैं नदियों के रुख बदलने से होता है। नदियों के रुख बदलने से तो अलग अलग है, तो याद रखिएगा सब। तो चाइल्ड और मार्टिन कहते हैं आर्यों का आक्रमण के कारण। SR राव और सर जॉन मार्शल कहते हैं बाढ़ के कारण। सर जॉन मार्शल आपका प्रशासनिक शिथिलता। अमरलाल घोष जलवायु परिवर्तन। तेज करते हैं 1826 में आपका चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव में जानकारी मिलता है। 1853 में अलेक्जेंडर कर्नेल ने हड़प्पा का सर्वे किया था। 1856 में आपका जॉन मार्टन और विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने पंजाने में हड़प्पा के चौक का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कर्नेल ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में पुरातात्विक विभाग ASI जिसको कहते हैं की स्थापना की। पुरातात्विक विभाग 1861 में गवर्नर जनरल उसमें क्या था? लॉर्ड कैलिन था, क्योंकि 1855 के क्रांति के बाद हुआ था। कलिंगन जो है ASI का जनक कहा जाता है, यानी कि पुरातात्विक विभाग का जनक होते हैं कलिंगन को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कलिंगन। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन के लिए नियुक्त किया था। 1822 में सर जॉन मार्शल ने राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1924 यहाँ पर देख लीजिए कोई वर्ड अगर मिसप्रिंट हो रहा है या बोल रहे हैं तो 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया था। तो 24 में नामकरण किया था। आपका राखालदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो से संबंधित है और दयाराम साहनी हड़प्पा से। हड़प्पा जो है पाकिस्तान है, पंजाब प्रांत का सारी वाला जिला है। दयाराम साहनी इसका उत्खनन करता है और माधोराम बत्से 1926 में व्हीलर के दौरान। ये कौन सी नदी पर है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर यहीं से आपका लाहौर में जो आपको पूर्ण स्वराज की मांग किया था जवाहरलाल नेहरू। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान और प्रांत का लड़काना जिला। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लोथल का गुजरात में अहमदाबाद जिला में पड़ता है। ये आपका SR राव के द्वारा खोजा गया 1953 से 54 के बीच में। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ये सिंधु नदी के तट पर है और लोथल आपका कहाँ है? भगवा नदी पर तट पर है, भगवा नदी। नेक्स्ट चलते हैं। धोलावीरा आपका जो है गुजरात का कच्छ में मिलता है, आपका JP जोशी और लूनी नदी के तट पर और रविंद्र सिंह बिष्ट के। तो धोलावीरा
गुजरात के कच्छ में है। तो आपका ये ईस्वी नहीं याद रखते हैं, जरूरत है। जेपी जोशी और रविंद्र बिष्ट याद रखना है तो रख लीजिए, आपके मंत्री। चंद्र आपको पाक के सिंध आपका जो प्रांत है नवाब शाह जिले में मिलता है। मेखी और जी मजूमदार के द्वारा चंद्र 1925 और 1931 में खोजा गया, सिंधु नदी के तट पर है। सुरकोट आपका कच्छ और गुजरात में है। आपका जगपति को जोशी है, आपका भगवान नदी पर है। आपका रंगपुर आपका कठियारा जिला गुजरात में पड़ता है। रंगपुरा राव आपका मादर में नदी पर है। कालीबंगा जो आपका हनुमानगढ़ आपका जिला में पड़ता है राजस्थान में। अमलानंद घोष आपको पड़ता है 1951 में। बी लाल और बी के थापड़ आपको 1961 में घग्गर नदी पर है। कालीबंगा कहाँ पर है, तो आपका राजस्थान में घग्गर नदी पर। कोट दिज्जी सिंधु प्रांत के आपका खैरपुर में पड़ता है। यह फजल अहमद के द्वारा खोजा गया, सिंधु नदी के तट पर है। आलमगीरपुर मेरठ आपका उत्तर प्रदेश में। यगदत्त शर्मा आपका 1953 से आपको 56 के बीच में खोजा गया, हिंडन नदी का। आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में, आपको डायग्राम में बताया था आपका। अहमदाबाद में आपको पड़ता है महाराष्ट्र में। ये हेमंत देशपांडे 1958 से 59 के बीच में। SR राव आपका 75 से 76 में। SL साले आपका पुरवरा के द्वारा। सुदकोट आपका गोंडर पाक के अमरकना आपका समुद्र के किनारे मिलता है। और आपका दशक नदी में। रोपर जिला में आपको पंजाब में पड़ता है। यह दल शर्मा ने खोजा आपका सतलुज नदी के तट पर। पनवाले आपका हिसार आपका हरियाणा में पड़ता है। ये आपका रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में खोजा गया, रंगोई नदी के। सालको आपका जो है आपका दक्षिण बलूचिस्तान में आपका जॉर्ज जेल्स के द्वारा करता है, सादी कोटता में। नेक्स्ट है राखीगढ़ी हिसार में जिला में पड़ता है, आपको हरियाणा में। आपका रफीक उल मुगल और अमरनाथ के द्वारा खोजा जाता है 1957 से 99 के बीच में। घग्गर नदी पर आपको पड़ता है राखीगढ़ी। देसलपुर आपका कच्छ में गुजरात में पड़ता है 1963 से 64 में। पीपी पांड्या और MK ढाके KP सुंदरराजन आपका बामू चेला नदी पर है। कुनाल आपका हरियाणा में पड़ता है। श्री JS खत्री और श्री M आचार्य कोसी नदी पे आपको पता है। कोसी तो आता नहीं, नदी पता नहीं, कोसी बिहार में आता है। रोजदी आपका सौराष्ट्र आपका गुजरात में आपका 1982 से 95 के तक 7 बार आपको उत्तर वो भादर नदी पर। मिथाथल भिवानी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सूरजभान के द्वारा खोजा जाता है। भिवानी पड़ता है आपका छोटांग और यमुना नदी के मध्य। मंडा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मादा आपका जो JP जोशी के द्वारा खोजा जाता है चिनाब नदी पर। मंडा जम्मू कश्मीर ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर JP जोशी आपको जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, और ये चीज़ें आपको कंप्लीट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। हड़प्पा जो है आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको चंद्रों से क्या क्या चीज़ कहाँ से मिला है देख सकते हैं। हड़प्पा से आपका R37 आपका कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र और इक्का और गाड़ी मिलता है। मोहनजोदड़ो आपका जलापूर्ति के लिए कुएं और सूती मिलते हैं। लोथल से आपका हाथी के दांत का और फारस के मोहरे शतरंज के साथ मिलता है। धौलावीरा से 3 विभाग भी मिलते हैं, जिसे पूर्व मध्य और पश्चिम कहते हैं। चंद्रों से अलंकृत हाथी खिलौना, लिपस्टिक प्रकार के ड्रिल मिलता है। सुरकोटता से आपके घोड़े की हड्डियाँ। रंगपुर में धान और चावल के भूसे मिलते हैं, और आपका कच्ची ईंटों में धान मिलता है। कालीबंगा आपका जो है आपका राजस्थान में बेलाकर मोहरे हल्के निशान आपको जुते हुए अलंकृत ईंटों का साच मिलता है। आपका कोट दीजिए आपका वनागढ़ आपका कांस की चूड़ियाँ धातु के उपकरण मिलता है। आलमगीरपुर आपको यूपी में। सिम आपका जो है क्या मिलता है, आपका सिमेरिक उत्पादक मिलता है, और मृदभांड की मूर्ति मिलता है। दहमताबाद आपका धातु का आपको मिलता है। दहमताबाद सुतकोन डोर आपका तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि राख से भरा पड़ता है। रोपड़ आपका जो है आपको पड़ता है आपका कृषि गेहूँ और चावल के साथ मिलता है। पंडवाली से आपका तिल और सरसों का ढेर मिलता है। अच्छे किस्म के जौ और सड़क आपका नालिया और मिलता है। सेलकड़िया और पक्की ईंटों के मोहरे मिलता है। सुत का आंगा आपको बस्ते और बलिस्तान को मिलता है। राखीगढ़ी आपका चलबूतरों पर बनी आपका आगनी में वेदिका मिट्टी के मन के मिलता है। देसलपुर आपका विशाल में दीवारों पर वाला भवन जिसमें जज्जे आपका बाला कमर में मिलता है। कुनाल आपका चांदी का मुंड मिलता है। रोजरी आपको मुकुट और गेहूँ को सच मिलता है। मिथाथल आपको चांदी का आभूषण और लंबी का सुराही मिलता है। बनावली से जौ और मिट्टी के हल प्राप्त होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको वैदिक काल स्टार्ट हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। तो इतना तेजी से मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तेजी से कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को नेक्स्ट वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम और तेजी से कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू।